अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। कैसे तैयार करें सेब की नर्सरी में स्वस्थ पौध। लहसुन की अधिक उपज के लिए फसल में आवश्यक कार्य। बकरी पालन को सफल बनाने की उन्नत तकनीक। किसान भाइयों, सेब के फलों के उत्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश की अपनी एक अलग पहचान है। यहाँ के सेब देश और विदेश की मंडियों तक जाते हैं। किसान साथियों, सेब की बागवानी से अच्छी फलत के लिए जरूरी है सेब की उन्नत नर्सरी और बगीचे का अच्छा प्रबंधन हो। तो आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सारू, जिला चंबा के फल बागवानी वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव बनियाल से कि सेब की स्वस्थ और अच्छी गुणवत्ता वाली पौध नर्सरी आप कैसे तैयार करें। बागवान साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सर्दियों के दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने हैं वो पर्णपाती डेसिडुअस फलों की नए बगीचे लगाने के लिए अति उपयुक्त हैं। एक सफल बगीचा लगाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है कि हमारे पास अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे उपलब्ध हों। सेब क्योंकि ये एक प्रमुख फल है ठंडे क्षेत्रों का, इसलिए इसकी जब हम पौध तैयार करते हैं तो सबसे पहले अच्छी किस्म की सेब के पौधों से हम स्वस्थ फल निकालकर उनके बीज प्राप्त करते हैं। सेब की पौध तैयार करने के लिए सबसे पहले अच्छी किस्म के स्वस्थ फलों को सुखाकर उनका बीज प्राप्त किया जाता है। बीज की अच्छी जर्मिनेशन के लिए उसको 2-3 महीने तक स्ट्रैटिफिकेशन की जाती है। उसके बाद उन्हें लगाया जाता है। सेब के बीजों को अगर हम सीधा भूमि में लगा दें तो उससे उनकी जो जर्मिनेशन है वो बहुत कम होती है। इसको बढ़ाने के लिए हमें सेब के बीजों की स्ट्रैटिफिकेशन करनी पड़ती है। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब उन्हें 2 से 5 डिग्री के तापमान पर रेफ्रिजरेटर में रखना, 2 से 3 महीनों के लिए रखना पड़ता है, जिससे कि बीज परिपक्व हो जाएं और उनमें जर्मिनेशन बराबर हो तथा बहुत ज़्यादा हो। इसके अतिरिक्त इन बीजों को GA3 से भी हम ट्रीट करते हैं ताकि इनकी जर्मिनेशन को बढ़ाया जा सके। जब सेब के बीज हम प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद उनको 2 से 3 महीनों के लिए स्ट्रैटिफिकेशन के लिए रखते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन हम रेफ्रिजरेटर के अंदर भी कर सकते हैं या फिर जहाँ पर तापमान सर्दियों में बहुत नीचे चला जाता है वहाँ पर हम सीधा उनको खेतों में लगाकर भी स्ट्रैटिफिकेशन कर सकते हैं। एक बार हमारे सीड बीज की स्ट्रैटिफिकेशन पूरी होने पर उनको हम क्यारियों में लगाते हैं। जो क्यारी का साइज़ है वो लगभग 1 से 1.5 मीटर चौड़ा और 3 मीटर तक लंबा होना चाहिए। इसमें उपयुक्त गोबर की खाद और नाइट्रोजन तथा पोटाश मिलाना आवश्यक है। इस तरह से हम सेब के बीजों को 5 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इन क्यारियों में लगा देते हैं और इनमें समय समय पर सिंचाई और जो खरपतवार नियंत्रण है वो करना आवश्यक है। लगभग 1 साल के बाद यानी कि अगले साल ये पौधे जो हैं वो
सीडलिंग का रूप ले लेते हैं, जिसके ऊपर हम फिर कलम कर सकते हैं। किसान साथियों, जब हम सेब का पौधा तैयार करते हैं उसमें उसके दो भाग होते हैं, एक रूट स्टॉक और एक साइन। यानी कि जो भाग जड़ के साथ हमें मिलता है उसको हम रूट स्टॉक बोलते हैं, और जिस किस्म का पौधा तैयार करने के लिए हम छड़ी लाते हैं, साइन लाते हैं, उसको साइन कल्टीवार बोलते हैं। जब सेब के रूट स्टॉक हमारे पास तैयार हो जाता है, उसको नर्सरी से उखाड़ कर हम एक जगह रख लेते हैं। उसके बाद उसके ऊपर जो हमने बडिंग या ग्राफ्टिंग करनी है उसको साइड पे बैठकर कर लेते हैं, जिसको बेंच ग्राफ्टिंग की तकनीक भी कहा जाता है। किसान साथियों, तो ये लगभग 1 साल का तैयार हमारे पास रूट स्टॉक है, जिसके ऊपर हम टंग ग्राफ्टिंग करेंगे। टंग ग्राफ्टिंग करने के लिए सबसे पहले साइन को साफ़ करके, रूट स्टॉक को साफ़ करके इसको एक लगभग 1 फुट से ऊपर से काट दिया जाता है। फिर ग्राफ्टिंग नाइफ के प्रयोग से उसे इसमें एक तिरछा कट लगाया जाता है, जिसका साइज़ लगभग 2 इंच का होता है। एक और कट लगाकर एक जीभ जैसी आकृति बनाई जाती है, और इसी प्रकार जो हमारा साइन है उसके ऊपर भी ऐसा ही कट लगाकर हम एक जीभा के आकार की बनाते हैं। जब हमने ग्राफ्टिंग पूरी होने के बाद हम उन पौधों को नर्सरी बेड में दोबारा से रोपित कर देते हैं, ताकि वो अगले साल तक वो पूर्ण रूप से एक पौधे का रूप ले लें, और उसके बाद हम उसको बागवानों के लिए, सेल के लिए दे सकते हैं। अब हमारे पास सेब का पौधा 2 साल का तैयार हो जाता है बागवानों को देने के लिए। उस समय उसको नर्सरी से उखाड़कर उसकी अच्छी तरह से जांच की जाती है, ताकि उसमें कोई कीट या बीमारी ऐसी ना हो जो कि बाद में किसान या बागवान के बगीचे में जाकर बाकी पेड़ों को भी खराब करे या उसको किसी तरह का आर्थिक नुकसान दे। इस दृष्टि से सभी पौधों को अच्छी तरह से जांचने के बाद उनको फंजीसाइड से उपचारित करने के बाद किसानों को बांटा जाता है, और जनवरी या दिसंबर के महीने में बागवान इसे अपने बगीचे में रोपित करें, ताकि अधिक से अधिक सफलता प्राप्त की जा सके। हमारे राज्य के जो किसान भाई लहसुन की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल में अभी कंदों का विकास हो रहा है, और इस समय फसल में सिंचाई की उचित व्यवस्था करना तो जरूरी है, साथ ही फसल को क्षति पहुंचाने वाले कीट व रोगों का नियंत्रण करना भी जरूरी है। तभी फसल से आगे चलकर अधिक उपज आप ले सकेंगे। तो लहसुन की फसल में इन्हीं सब कार्यों को किस तरह से करना है, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. यादव से। किसान भाइयों, मैं आज आपको जो लहसुन की खेती है उसमें जो समस्याएं आती हैं कीट बीमारियों की, उसके बारे में बताना चाहता हूं। किसान भाइयों, लहसुन वैसे तो किसान भाई बहुत समय से करते आ रहे हैं, काफ़ी उसके बारे में जानते भी हैं, लेकिन लगातार जो समस्याएं आ रही हैं कीटों की या बीमारियों की, और उसके नियंत्रण में किसान भाई काफ़ी परेशान रहते हैं। किसान भाइयों, आप लोगों ने जो लहसुन की फसल लगा रखी है वो इस समय अपनी बढ़वार की अवस्था पर होगी, और उसमें कई प्रकार के रोगों का भी प्रकोप होगा, जिसके कारण फसल का वृद्धि और विकास रुक जाता है तथा लहसुन के कंद भी अच्छी तरह से नहीं बन पाते हैं और फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए इन रोगों का नियंत्रण करना जरूरी होता है। हम अगर बात करें जो फफूंदजनक ब्लाइट है, इस बीमारी में धब्बे बनने के साथ में पत्ता जो फसल के पौधे हैं वो पीले पड़ने लगते हैं, और पीले पड़ने के साथ सूखकर वो पौधे खत्म हो जाते हैं। तो इस बीमारी के बचाव के लिए किसान भाई जो मैंकोजेब आता है वो 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। छिड़काव करने के बाद में वो इसी घोल का दोबारा बनाकर 15-20 दिन बाद दोबारा छिड़काव करें। जहाँ तक पाउडरी मिल्ड्यू, जिसमें सफ़ेद पाउडर पत्तों पे जम जाता है, उसके लिए जो भी सल्फर फफूंदनाशक है वो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर किसान भाई छिड़काव करें, और इसके एक छिड़काव से ही किसान भाइयों को इसमें फ़ायदा मिल जाता है। लेकिन छिड़काव तभी करें जब आप अपनी फसल पर सफ़ेद पाउडर पत्तियों पर देखें, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जो दूसरी बीमारी है डाउनी मिल्ड्यू,
डाउनी मिल्ड्यू में भी पत्तियों पर नीचे की साइड में धब्बे बन जाते हैं और एक उठी हुई सी उसमें भड़वार दिखती है। उसके लिए किसान भाई मैंकोजेब का प्रयोग कर सकते हैं, 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी प्रयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा क्लोरोथेनोल एक और फफूंदनाशक आता है, किसान भाई उसका भी प्रयोग में ला सकते हैं। लहसुन की फसल में कई प्रकार के रस चूसक कीटों का भी आक्रमण होता है और ये कीट लहसुन की पत्तियों से लगातार रस चूसकर उसे नुकसान पहुंचाते रहते हैं, जिसकी वजह से लहसुन की फसल पूरी तरह से बर्बाद होने लगती है और आगे चलकर ऐसी फसल से कम उत्पादन ही प्राप्त होता है। इसलिए इन कीटों का भी समय रहते नियंत्रण करें। लहसुन की फसल में थ्रिप्स की बड़ी समस्या आती है और इसके कारण थ्रिप्स जो नुकसान करता है, उसके अलावा वो कुछ बीमारी भी उसके साथ में फैलाता है। थ्रिप्स है, इसके अलावा माहू भी इसमें आता है। सूत्रकृमि की बड़ी समस्या रहती है इसमें। जो मकड़ी है, मकड़ी भी इसमें नुकसान करती है। तो इन सब के बारे में जानकारी यह है कि अगर इसमें आपकी फसल में थ्रिप्स या माहू आ रहा है, उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, आप जब फसल में घूमते हैं, तो उसके लिए आप जो कीटनाशक हैं जैसे थायोमिथोक्सोम आता है, एस्टामेप्रिड पाउडर आता है या फिर फिप्रोनिल एक और आता है, इनमें से किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा है वो किसान भाई 0.5 मिलीलीटर दवाई प्रति लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव करें और इस दवाई का छिड़काव आप फ्रिक्वेंटली लगातार 15-20 दिन के अंतराल पे करते रहें, क्योंकि ये जो कीट हैं, थ्रिप्स है, एफिड है, जेसिड है, जो रस चूसने वाले कीट हैं, ये लगातार हमारी फसल में पूरे साल भर बने रहते हैं। तो इन दवाइयों का प्रयोग आप लगातार करें। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि इन कीटों को प्रभावी रूप से नियंत्रण करने के लिए आप इसमें जैविक जो कीटनाशक हैं उनका भी समावेश करें, क्योंकि लगातार एक ही एक कीटनाशक का या रासायनिक का प्रयोग करने से उन कीटों में जो कीटनाशक है उनके प्रति लड़ने की एक जो क्षमता बन जाती है, उसको नई क्षमता बने उसके लिए हमें जैविक कीटनाशक का इसमें समावेश करना पड़ता है। जैसे नीम का तेल है, नीम का तेल अगर हम बीच बीच में प्रयोग करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारी फसल से ये कीट दूर रहेंगे। इसके अलावा जैसे मैं निमेटोड की बात की, तो निमेटोड के लिए हमें फसल जब हम जो इसके बल्ब हैं वो खेत में लगाते हैं, उससे पहले हमारे खेत में फोरेट आती है या फिर काबेफुरान, वो खेत में मिलाकर हम उसके बाद ही हम हमारी जो कंद हैं ये लगाएं, जिससे कि आने वाले टाइम में हमारी फसल में निमेटोड की समस्या नहीं आती है। इसके अलावा जैसे मैं बता रहा था अभी, माइट की बड़ी समस्या रहती है। माइट अगर हम हमारी आंखों से देखें तो हमें हमारी फसल पे नज़र नहीं आएगी और उसके द्वारा पत्तियों पे बारीक बारीक से धब्बे बनते हैं और पत्तियाँ सूखने लगती हैं और पौधा खत्म हो जाता है। उसके लिए जो बाज़ार में है प्रोपारजाइट नाम कीटनाशक आता है, ओमाइट के नाम से है, वो 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से पानी मिला घोल तैयार करें और खेत में छिड़काव करेंगे तो हमारे खेत से माइट की समस्या दूर हो जाएगी। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान भाई कृषि के साथ साथ कृषि से व्यवसायों को अपनाकर अच्छा लाभ हासिल कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे बकरी पालन की। इस व्यवसाय से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि किसान भाई अच्छी नस्ल की बकरी का चयन कर उसका उन्नत तरीके से पालन करें। तो बकरी पालन का उन्नत तरीका क्या है, इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राकेश कुमार सिंह। मैं आप लोगों को बकरी पालन के बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगा, क्योंकि हमारे किसान भाई खेती के साथ साथ अगर बकरी पालन अगर करें तो उनको बहुत अच्छी लाभ प्राप्त होगी। और कुछ अगर हमारे नवयुवक बकरी पालन एज ए कमर्शियल इस्तेमाल करें, कमर्शियल रूप से अगर करना चाहें तो उसे भी बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कि कम पूंजी और कम ज़मीन में इसको प्रारंभ किया जा सकता है।
बकरी पालन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उसकी आकार और जलवायु के हिसाब से कौन सी बकरी पाली जाए ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। बकरी पालन व्यवसाय को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि हमारे किसान भाई अपने क्षेत्र अनुसार बकरियों की उन्नत नस्लों का चयन करें, तभी उन्हें इस व्यवसाय से अधिक लाभ प्राप्त हो सकेगा। शारीरिक आकार के हिसाब से कई प्रकार की बकरी होती है, और जैसे कि बड़ी शारीरिक आकार वाली बकरियां हैं, जमुनापारी है, बीटल है, सिरोही है, और मध्यम आकार वाली जो बकरियां हैं वो मारवाड़ी है, मेहसाना है, और छोटी आकार वाली बकरी है जो बारबरी है। हमारे मैदानी क्षेत्र में जमुनापारी बकरी और बारबरी जो बहुत ही उपयुक्त बकरी है। बकरी पालन के लिए आवास बहुत जरूरी होता है। अब बात आती है बकरियों की आवास व्यवस्था के बारे में। तो कुछ किसान भाई बकरियों की आवास व्यवस्था में लापरवाही बरतते हैं, जिसके कारण उनकी बकरियां कई घातक रोगों की चपेट में आ जाती है। अतः इस तरह की समस्या से बचने के लिए किसान भाई किस तरह करें बकरियों का आवास प्रबंधन, आइए जानते हैं। उसके लिए प्रति बकरी 10 से 15 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता होती है। वो आवास जो हवादार हो, साफ सुथरा हो, स्वच्छ हो और प्रकाश युक्त हो, और साफ सफाई का बढ़िया बंदोबस्त होना चाहिए। उसके खान पान के लिए फीडर के लिए जगह बड़े बकरियों के लिए 40 से 50 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है, जबकि छोटे बकरियों के लिए जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए 30 से 35 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। बकरियों का विकास सुचारू ढंग से हो, इसके लिए जरूरी है कि बकरियों को संतुलित आहार मिलता रहे। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि कुछ किसान भाई अपनी बकरियों को चरने के लिए छोड़ देते हैं और उन्हें संतुलित आहार देने में कोताही बरतते हैं, जिसके कारण बकरियों के बढ़वार में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो आइए जानते हैं इनके आहार प्रबंधन के बारे में। इनकी जो खान पान होती है बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है बकरियों के लिए। हालांकि ये बकरियां चरती हैं, और अगर 8 घंटे अगर बकरियां चरें तो इनको खाने के लिए इनके शारीरिक वजन का 1% ही पौष्टिक आहार देने से इनका काम चल जाता है। जैसे अगर कोई बकरी 25 किलो की है और 8 घंटे चर रही है तो इसको 250 ग्राम पौष्टिक चारा दिया जाए तो इनका काम चल जाता है। और अगर चारागाह अगर नहीं है, चराने की व्यवस्था नहीं है, तो बकरियों को बांधकर भी स्टॉल फीडिंग भी कराया जाता है। इसके लिए 1 से 1.5 किलो भूसा या 2.5 किलो हरा चारा या पेड़ की पत्तियां या है साइलेज दिया जा सकता है, और इसके साथ साथ 500 ग्राम से 1 किलो के करीब पौष्टिक चारा दिया जाना चाहिए। और बकरी पालन के लिए सबसे ज़रूरी है कि अगर खेती के साथ साथ अगर कोई किसान करना चाहे तो 10 बकरी और 1 बकरा, इससे अपनी एक यूनिट शुरू कर सकता है। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला बिलासपुर के पशुपालक जितेंद्र कुमार ने। यह नवजात बछड़े बछड़ियों की देखरेख प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं। तो जितेंद्र कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। छोटे बछड़ों के लिए सबसे पहली प्रिकॉशन तो ये है कि पैदा होते ही उसको 2 घंटे के अंदर अंदर उसकी माँ का खीस अवश्य पिलाना चाहिए। उसको कम से कम 1 लीटर खीस उसको पिलाना चाहिए, तथा शाम को भी दिन में 2 बार कम से कम दें। दुधारू पशुओं में ब्यात के बाद उसके नवजातों में पेट के कीड़ों की समस्या अधिक देखने में आती है, जिसके कारण नवजातों के विकास में बाधा उत्पन्न होती है।
और कभी-कभी उचित समय पर इसका इलाज न करने पर नवजातों की मृत्यु भी देखने में आती है। तो किसान भाई इसके बचाव के लिए कौन-कौन सी दवाओं का प्रयोग करें, आइए जानते हैं। हर महीने उसको पेट के कीड़ों की दवाई देनी चाहिए निश्चित इंटरवल के बाद, क्योंकि ज़्यादातर मोर्टेलिटी छोटे बच्चों में पेट के कीड़ों की, जिसे आम भाषा में जून कहा जाता है, उसकी वजह से मृत्यु होती है। तो हर महीने पिपराजीन या बेनमिंथ या अन्य जो पेट के कीड़ों की आती दवाई वो अवश्य देनी चाहिए। फिर उसके बाद 3 महीने तक एक थन का दूध कम से कम 1.5 से 2 किलो के बीच में दोनों वक्त जब पशुओं का दूध निकालते हैं उस वक्त उनको 3 महीने तक मिनिमम दूध देना चाहिए। प्रदेश के किसान डेयरी और पशुपालन उद्योग को करने में काफी रुचि ले रहे हैं, लेकिन खासकर ठंड के मौसम में पशुपालक खुद को किसी तरह से ठंड से बचा लेते हैं, लेकिन अपने पशुओं के बच्चों को बचाने में लापरवाही बरतते हैं। ऐसे में पशु विशेषज्ञ पशुपालकों को सलाह दे रहे हैं कि किस तरह से वे अपने पशुओं के बच्चों की देखरेख करें। जैसे आजकल सर्दी का मौसम है तो इसमें विशेष तौर पर ठंडे पानी की वजह से निमोनिया होने की शिकायत होती है। ठंडी जगह बंधे रहने से तो उसको गर्म स्थान पर बांधना चाहिए, अंदर कमरे के अंदर रखना चाहिए उसको, और उसके साथ साथ वहाँ पर थोड़ा जहाँ पर वो बैठते हैं उनके नीचे जो है पराली या भूसा अवश्य बिछाना चाहिए। ल्यूक वार्म वाटर यानी कि कोसा पानी पीने को देना चाहिए, और उसके साथ साथ कम से कम 15 ग्राम मिनरल मिक्सचर उसको उसके खाने के साथ अवश्य देना चाहिए। और कैल्शियम, लिक्विड कैल्शियम फॉर्म में या मिनरल मिक्सचर फॉर्म में वो भी अवश्य देना चाहिए। और उसके प्रोटीन की मात्रा के लिए 3 महीने के बाद जो है थोड़ी आधा किलो के करीब जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन डाइट है, और 250 ग्राम मॉर्निंग में, 250 ग्राम इवनिंग में हल्की मात्रा देनी चाहिए उसको। हरा चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाना चाहिए। यही विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम नीलोखेड़ी, जिला करनाल के कृषक अमित सिंह ने। यह चने की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अमित सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। हरियाणा में है ना 40 से 50 हेक्टेयर के आसपास जो बारिश नहीं होती इतना एरिया बोते हैं लोग, और उसमें कई तरह की किस्में बोते हैं। इसमें HC 1 नंबर है, 3 नंबर है, हरियाणा चना नंबर 5 नंबर है ये, और HK1 भी बोते हैं। चना क्या है कि जहाँ पुरानी फसलें हैं, जहाँ क्योंकि गेहूँ नहीं हो सकती, एक बारिश से चना हो जाता है, और रेनफेड में भी हो जाता चना। तो इसमें क्या है कि एक तो इसमें ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी जो फसलें हैं जैसे सरसों है और गेहूं है, जौ में भी जैसे 2 पानी लगाने पड़ते हैं, तो इसमें कम पानी की मात्रा से ही आपकी फसल हो जाती है। अधिकतर देखने में आता है कि किसान भाई चने की खेती असिंचित दशा में करते हैं, परंतु खेत में अधिक सूखा होने की स्थिति में यदि उनके पास पानी की सुविधा है तो वो फसल में फली बनते समय एक सिंचाई अवश्य कर दे। अब जो पानी की जरूरत है इसमें बहुत ज्यादा फ्लडिंग जो कहते हैं हम, उस तरह का पानी ना लगाएं, तो इसमें जो हल्का पानी लगाएं। वैसे तो एक पानी की ही जरूरत पड़ती है, ज्यादा पानी ना लगाएं, क्योंकि चना ज्यादा बढ़ेगा तो टाट भी कम लगती है इसमें, क्योंकि ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो एक पानी की जरूरत पड़ती है। यदि बहुत ही हल्का या फुहारे से सिंचाई करते हो तो आप 20 दिन के बाद में दूसरी सिंचाई कर सकते हो। चने की फसल को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाने वाले कीटों में से एक है चने की सुंडी। इस कीट का प्रकोप शुरुआत में पत्तियों पर देखा जाता है और बाद में ये सुंडी फलियों में सुराख बनाकर दानों को खाती है, जिससे फलियां खोखली होकर सूखने लगती है। यदि आपने समय रहते इस कीट पर नियंत्रण नहीं किया तो इसके प्रकोप से फसल में 50 से 60% तक गिरावट देखने में आती है। तो कैसे करें इस कीट का नियंत्रण? जो चने की सुंडी है वो फसल में आ चुकी है और स्प्रे की जरूरत पड़ सकती है। जैसे तापमान बढ़ेगा, किसान भाइयों से निवेदन है कि वो उसमें स्प्रे करें। उसके लिए स्प्रे के लिए जो दवाइयां हैं उसमें आप क्विनोलोफॉस का शुरू में स्प्रे कर सकते हैं। 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 100 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करें। जब ज़्यादा सुंडियाँ आ जाएगी तो नुआलोरोन एक दवाई है जो रिमोन 10 EC
के नाम से मिलती है, उसको 150 मिलीलीटर दवाई लेकर के 150 लीटर पानी में मिला करके प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें, उससे इसका कंट्रोल हो जाता है। चने का ये है कि 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हो जाती है ये, तो इसमें यह है कि 20-25 मन के आसपास हो जाती है। और चने का रेट काफ़ी हावी है, ज़्यादा है अब, क्योंकि दालें कम हो रही है देश के अंदर, दालों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, तो इसमें 5,000 रुपये प्रति क्विंटल तक भी मिल जाता है। तो जब कमी हो तब तो इसकी, क्योंकि किसान का क्या है कि ऐसी ज़मीन पर लगाता है कि जहाँ पैदावार कुछ भी नहीं होती, वहाँ फिर चने का लगाना पसंद करता है। परंतु अच्छे क्षेत्र में भी चना उगाया जा सकता है और ठीक टाइम पर बोया जाए तो चने के 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार हो जाती है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। कीवी की बागवानी में इस समय किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य। बंद गोभी की खेती से अच्छी आय ले रहे एक सफल किसान से मुलाकात। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatar.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।